नीतीश कुमार को इस रैली को होने नहीं देना चाहिए था। रसेल वाइपर से लेकर कोबरा तक सब मौजूद थे वहां। नीतीश कुमार जब जानते थे कि सासाराम में रैली नहीं होगी जी। लेकिन अमित शाह की रैली होने देने को लेकर नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बा। भाजपा ने ओबीसी चेहरा सामने कर दिया है, अब किसी दलित और फॉरवर्ड या किसी और के लिए जगह नहीं बचती है जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है, डॉक्टर साहब चीरफाड़ करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला प्यार भाजपा है और भाजपा का भी पहला प्यार नीतीश। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के बीच दूरी भले ही हो गई हो, लेकिन भाजपा अब भी चाहती है कि पुराना वाला प्यार वापस आ जाए। नीतीश के इंतजार में बैठी है और जो नए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कब तक इंतजार करेंगे? इंतज़ार की भी एक मियाद होती है, हर चीज़ इंतज़ार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। और अब देख रहे हैं कि भाजपा ने उस इंतज़ार को वहीं छोड़ दिया है और वो अपनी तरफ से तैयारियों में लग गई है जी। एक विशेष बात ये दिखी कि भाजपा जिन तैयारियों के हवाले से बिहार में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती थी, उन तैयारियों को भी फिलहाल विराम लग गया है। अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान अब अचानक ही बिहार के 2 जगहों पर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होना जी। दोनों जगहों पर अमित शाह की रैली होना, फिर उसके बाद अमित शाह के मंच पर एकाएक गिरिराज सिंह का पहुंच जाना, गिरिराज सिंह द्वारा ऐसी बातें कहना जो सांप्रदायिक इस कंटेंशन को और बढ़ाती है। गिरिराज सिंह जिसके लिए जाने जाते हैं वो बोल दिया। निश्चित तौर पर उन्होंने वही कह दिया कि ताजिया पर हमने पत्थर नहीं फेंका तो हमारे रामनवमी पर पत्थर किसने फेंका। बिल्कुल जांच का विषय है और जो भी होगा उसको किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नेता अपनी तरफ से ये तय ना कर दें कि कौन कि किसने किया है। जज नहीं करना है भाई। अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, बिहार में तमिलनाडु में बवाल हुआ जी। हमने सबसे पहले खबर दिखाई थी तमिलनाडु वाली। हमने उसमें हर जगह राजधर्म पत्रकारिता धर्म दोनों का निर्माण किया जी। और दोनों राज्यों के बीच लड़ाई ना हो, विवाद ना हो, अनावश्यक रूप से लोग परेशान ना हो, भगदड़ ना मचे, कोरोना वाली स्थिति ना आ जाए। हमने तो प्रयास लगातार किया। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोग तथाकथित रूप से जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को घोषित कर चुके हैं, उन लोगों ने क्या किया, फर्जी वीडियो शूट कराकर चलवाने की कोशिश की। और क्यों? क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक से उनको पैसा कमाना है। उस चक्कर में क्या हुआ, बहुत विवाद हुआ। 2 राज्यों के बीच विवाद हुआ। अनावश्यक रूप से 200-300 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले लोग 5-5 हज़ार का टिकट लेकर या अन्य माध्यमों से वहां से भागे। जो लोग वहां थे वो घरों में दुब के रहे। कब जान चला जाएगा। उस सांसद में जीना क्या आप इमेजिन कर सकते? कोरोना के दौरान हम सभी ने महसूस किया था। जी जी। वही परिस्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न की गई। तो ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। और अगर पत्रकारों को मिल रहा है तो मैं तो साथ साथ ये भी कहूंगा कि लगे हाथ कुछ नेताओं को भी मिलनी चाहिए जी। जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाते हैं। आप कैसे खुले मंच से अमित शाह को रैली करने का इजाजत दे सकते हैं? क्या राज्य सरकार के पास वो ताकत नहीं है? बात समझिएगा मैं जहां लेकर जा रहा हूं उस कन्वर्सेशन को। क्या नीतीश कुमार के पास वो ताकत नहीं है? क्या नीतीश कुमार में वो क्षमता नहीं है कि ममता बनर्जी की तरह रैली रोकवा दे? गट्टा पकड़ के अमित शाह का अब बिहार के बाहर उतार आते? जाइए, नहीं आना है आपको। क्यों? क्योंकि आपने अपना राज्य जलाया था। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये लगाया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। इस देश के भाजपा के ही पीएम ने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ है गुजरात में। गुजरात दंगों की आग में जला। और आज नरेंद्र मोदी ठीक है, आ गए, वो केंद्र की सत्ता में चले गए, हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर उनको लोग वोट करते हैं, लेकिन बिहार में कभी भी नरेंद्र मोदी का दाल गला है क्या? नहीं गला है तब जब नीतीश कुमार के साथ थे। 15 में तो फिर स्थिति बहुत खराब हो गई थी ना। बिल्कुल 15 में स्थिति खराब हो गई थी। फिर अगर पिछली बार की बात करें तो पर्दे के पीछे खेल तो कर दिया इन्होंने, लेकिन तेजस्वी यादव केवल 1-2 सीट से ही कम न थे। अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी अपना इज्जत रख लेती तो आज बिहार के मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव होते। ये भाजपा के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा होता जी। लेकिन ठीक है, चलिए, वो भी एक नए राजनीतिज्ञ हैं, वो भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ करना बाकी है उनको। और कांग्रेस ने जो किया वो तो देखा ही आपने। जी जी। मेरा कहने का कुछ मकसद यहाँ था, एक इशारा मैंने किया जो समझ में शायद दर्शकों को आया हो, जिनको नहीं आया मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मायावती, केजरीवाल और नीतीश कुमार में क्या अंतर नजर आता है आपको?
इन घटनाओं को हैंडल करने की परिस्थितियों में नीतीश कुमार बहुत सजग दिखे, जी। लेकिन अमित शाह को लेकर बहुत क्रिटिकल नहीं रहे। जी। इसी तरीके से जैसे हैंडल जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया इस पूरे प्रकरण को, जी। निश्चित तौर पर एक पत्रकार के तौर पर मैं 100 में 100 अंक देता हूं। नीतीश कुमार ने पुलिस बल को उतारने के साथ साथ जैसी व्यवस्था की, उसकी वजह से बिहार जलने से बच गया। पहले वाला जो एक्शन सोशल मीडिया पर लोगों पर था, वो भी अच्छा था। अफवाह इस बार नहीं फैला। निश्चित तौर पर इंटरनेट बंद कर देना है बहुत बड़ी बात थी। बंद कर देने इंटरनेट बंद कर देने की वजह से अफवाह नहीं फैला, और फिर पुलिस के उतर जाने की वजह से मामला तुरंत शांत हो गया। हम जब तक पहुंचे ग्राउंड जीरो पर, हमारे बाद भी कई लोग गए, जली हुई किताबें दिखा रहे हैं, कुरान दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, मामला शांत हो चुका था। मामला शांत हो चुका था, कोई भी व्यक्ति डरा हुआ नहीं था। हमने वहां से पंचनामा कर दिया, मतलब अब कुछ नहीं है वहां। निश्चित तौर पर अब पंचनामा जब हो गया तो बातें खत्म हो गई। उसके बाद तो पुलिस नहीं, तो बहुत सारे लोग भाजपा के सपोर्टर लोग आए थे कि नहीं नमन जी आपने ये कैसे दिखा दिया, इतने लोग गायब है, उतने लोग गायब है। मैंने सारी बातें बताई आपको। हमने तो स्पष्ट कहा कि राजधर्म का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। निश्चित तौर पर हमारे पास एविडेंस था। हमारे पास एविडेंस नहीं था क्या? पुलिस वाले ने हम वहाँ जो मौजूद लोग थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था? ऐसी बातें कही थी जिसकी वजह से तनाव और बढ़ सकता था, लेकिन उन खबरों को, उन चीज़ों को हमने अब तक नहीं लाया, हमने प्रसारित नहीं किया, क्योंकि उसको प्रसारित करने का मतलब था कि वो टेस्टेड और वैलिडेटेड खबर नहीं थी जी। अपुष्ट खबर थी। और अगर राजनीति को लेकर अपुष्ट खबर आप चला देते हैं तो कोई बहुत बड़ा से माल जान का नुकसान नहीं है, लेकिन अगर सांप्रदायिक तनाव को लेकर आप खबरें चलाने की होड़ में, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में अगर आप गलती कर देते हैं, तो अगर कुछ लोगों की उससे मृत्यु होती है या माली हालत खराब होती है, तो सीधी जिम्मेवारी कौन लेगा? जी, आपको लेना होगा। और उस गिल्ट के साथ हमें पत्रकारिता नहीं करनी है। हमने स्पष्ट बहुत पहले कर दिया था ये बात। अब वापस मुद्दे पर आना चाहूँगा। देखिए, जो मैंने सवाल पूछा था कि अंतर क्या है, केजरीवाल एक हैंडल करते हैं सिचुएशन को, ममता बनर्जी हैंडल करती हैं, और नीतीश कुमार ने हैंडल किया। हैंडल करने को लेकर, प्रशासन को लेकर और तनाव को रोकने को लेकर नीतीश कुमार को 100 में 100 पॉइंट, लेकिन अमित शाह की रैली होने देने को लेकर नीतीश कुमार पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बा। क्यों? नीतीश कुमार जब जानते थे कि सासाराम में रैली नहीं होगी, नीतीश कुमार जब जानते थे कि बिहार शरीफ के बाद नालंदा में जाकर, नवादा में जाकर अमित शाह फूल नहीं फेंकने वाले हैं, वहां भी जहर ही उगलेंगे। और अगर अमित शाह नहीं उगलेंगे, क्योंकि वो एक बड़े पद पर है देश में, गृह मंत्री हैं, गृह की युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहेंगे, तो उनके मंच पर मौजूद लोग जहर उगलेंगे जी। रसेल वाइपर से लेके कोबरा तक सब मौजूद थे वहां। बुरा लगेगा लोगों को जी, लेकिन जो जिस तरह का जहर जिसका है, नाम भी उसका वैसा ही होना चाहिए। गए थे इसी नवादा की धरती से गिरिराज सिंह को किसने उखाड़ कर फेंका था? भाजपा ने। इस सीट को छोड़ने के समय में कितना रोए थे गिरिराज सिंह? दिल्ली पहुंच गए, चाहते नहीं थे कन्हैया के खिलाफ लड़ना बेगूसराय से। अगर आकर खुद गृह मंत्री नहीं समझा के गए होते तो शायद आज वो किसी और पार्टी में होते हैं, और शायद हो सकता है कि तब नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे होते हैं, या हो सकता है कि सांप्रदायिक वाली चाशनी जो है ना उसको पीछे रुका देते कहीं, लेकिन उस मंच से फिर तो वही आग उगला गया जी। और मैं यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आज भी भाजपा को लेकर सॉफ्ट हैं। वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब को लेकर सॉफ्ट हैं। नीतीश कुमार को इस रैली को होने नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाजपा बिहार में जिस तरीके से नेतृत्व में परिवर्तन की है, इसका आफ्टर मैथ दिखने लगा है जी। जहां उपेंद्र कुशवाहा असहज हुए हैं, सहजता उनके चेहरे पर साफ दिख सकती है। जो नहीं पकड़ पा रहे हैं उन्हें समझने की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी तरफ चिराग पासवान में बेचैनी आ गई है जी। चिराग पासवान कल तक जो बयान जिस तरीके से दे रहे थे भाजपा के तरफ से मिलता जुलता, अब वो बदल चुका है। आज जो बयान उन्होंने दिया है 40 सीटों पर लड़ने को लेकर, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा जी। ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर चिराग पासवान कमजोर हुए हैं। चिराग पासवान को ये बात समझ में आ गई है कि पशुपति पारस के रहते वहां उनको जगह नहीं मिलेगा, और पूरा नहीं मिलेगा। और भाजपा ने ओबीसी चेहरा सामने कर दिया है। अब किसी दलित और फॉरवर्ड या किसी और के लिए जगह नहीं बचती है जी। सम्राट चौधरी सीएम होंगे कि नहीं होंगे भाजपा की तरफ से? आज तक भाजपा ने किसी को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन मीडिया ट्रायल्स और उनके अध्यक्ष बनने के बाद तो लगभग नैरेटिव क्लियर है जी। कोई मना तो नहीं कर रहा है, कोई नहीं कह रहा है। विजय सिन्हा को बोलना पड़ रहा है क्योंकि उनका स्पेस कहीं कम नहीं हो जाए। हर कोई सीएम है, कि हर कोई सीएम है, हर कोई सीएम है, तो इसका मतलब सम्राट चौधरी भी सीएम है जी। नहीं होता इसका मतलब
इफ एवरीथिंग इज इक्वल टू एक्स तो फिर आप भी एक्स, हम भी एक्स। जी। और ये कहीं ना कहीं उस दावे को मजबूत करता है कि भाजपा अब अपनी रणनीति पर काम करने लगी है और भाजपा चाहती है कि ज़्यादातर सीटों पर वो चुनाव लड़े। तेजस्वी वाली गलती वो नहीं करना चाहे। और जो बेचैनी हमें उनके चेहरे पर दिख रही है, चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो या फिर कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, इनके चेहरे पर वो बेचैनी दिख रही है। कल तक खबर ये भी थी कि आरसीपी सिंह भी साइड लाइन है, लेकिन जैसे बाकी दलों को बिहार में भाजपा ने ऑप्शन दिया था कि आप हमारे साथ विलय कर लीजिए फिर हम बात कर लेते हैं। जी जी। उसी तरीके से आरसीपी सिंह की पार्टी चूंकि बनी नहीं थी तो ये ऑप्शन उनके लिए बड़ा आसान हो गया। मेन फ्रेम में अब वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल, अप्रैल में सब कुछ फाइनल हो जाना आरसीपी सिंह का, और उन्हें लगभग ये भी तय है कि उनके आसपास के कितने लोगों को टिकट मिलना है, कैसे लड़ना है। लेकिन फंस कौन गया? उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बना के फंस गए। चिराग पासवान पार्टी किसी तरह से टूटी उनकी, उसके बाद से जिस तरीके से एक संगठन छोटा सा बनाकर चल रहे थे उसमें टूट देखिए लगातार हो रहा है, लोग लगातार उन्हें छोड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भाजपा को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो भाजपा अपना ही लीडरशिप खड़ा कर रही है जी, पैरेलली लीडरशिप खड़ा कर रही है। एक बिहार में दलित राजनीति में बड़ा स्कोप था जी, और ये सच्चाई है। देखिए, ना तो कभी उनके पिता रामविलास पासवान को स्पेस लेने दिया गया, और अब देखिए चिराग पासवान ने जब मेहनत कर ली और उस जगह पे पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी स्पेस कौन खत्म कर रहा है? भाजपा। और ऐसी स्थिति में देखिए, आज तक तेजस्वी यादव तो नहीं कहा कि ये नेता नहीं है, या अनएक्सेप्टेंस जैसी कोई चीज तो नहीं दिखी तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन ये सीधे तौर पर भाजपा की तरफ से दिख रहा है। इस बात को बोलने में परहेज नहीं होना चाहिए कि भाजपा चिराग पासवान का वोट तो चाहती है, लेकिन जैसा प्रेम नीतीश कुमार से भाजपा करती है कि सीएम बना देगी कम सीट डालने पर, वैसा कभी चिराग पासवान के साथ भाजपा नहीं करने जा रही है। और आज कहीं ना कहीं इसी का दुख और दंश, इसी का दर्द पीड़ा आज पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करने के दौरान उन्हें दिखा। और ये केवल उन्हीं का दर्द नहीं है, 40 सीट पर चुनाव लड़ने की बात वही नहीं कर रहे हैं। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्पष्ट नहीं किया कि वो किस गठबंधन में है जी। और जो उन्होंने संगठन बनाया है और जिस तरीके से लोगों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, मुझे लगता है कि भाजपा 35 सीट के बाद अगर 5 सीट छोड़ने जा रही है इन लोगों के लिए, तो ये सभी किसी और गठबंधन में चले जाएंगे जी। हो सकता है कि कांग्रेस के साथ एक नया गठबंधन बन जाए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, चिराग हो सकते हैं। ये वैसे नेता हैं जो दोनों तरफ से नाराज, कम स्पेस में नहीं काम कर सकते हैं, इन्हें स्पेस बड़ा चाहिए। और बिहार में उतना बड़ा स्पेस है भी नहीं भाजपा के पास। अगर भाजपा की बात करें तो देखिए, एनडीए का कुनबा सबसे छोटा है जी, 7 दल उधर है, लेकिन समस्या ज्यादा इधर है जी। अभी पशुपति पारस को अपने सारे सांसदों को मार्च क्यों कराना पड़ा नरेंद्र मोदी के पास? ताकि उन सांसदों को यह विश्वास दिला सके कि आपको टिकट मिल जाएगा यहीं से। मोदी जी को भी एहसास दिला सके कि हमारे सांसद कहीं भाग नहीं रहे, आप ही के पास हैं, भरोसा कर सकते हैं आप। और ये चुनाव के वक्त बहुत जरूरी रहता है। बिहार में भगदड़ की स्थिति कौन पर हो रही है? पूर्णिया के सांसद जाके नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार के एमएलसी जाके मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी से, अंदर अंदर कई लोग मुलाकात कर रहे हैं। 8-9 सांसद तो बिल्कुल संपर्क में है भाजपा के जी जी। ये क्यों है? क्योंकि इन पार्टियों के नेताओं को, इन एमपीज को लगता है कि इनको एक तो पहले तो मोदी का फैक्टर नहीं मिलेगा अगले चुनाव में, दूसरा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 7 दल का गठबंधन धरा है। और इतना के बावजूद भाजपा और केवल पशुपति पारस के बावजूद अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इस एनडीए गठबंधन का कैसा समीकरण होगा सीटों का। भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी? 35 सीट पर भाजपा ही लड़ लेगी, तो 5 सीट में चाचा भी लड़ लेंगे, मुकेश सहनी भी लड़ लेंगे, चिराग पासवान भी लड़ लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ लेंगे, आरसीपी सिंह भी लड़ लेंगे, पृथ्वी माली भी लड़ लेंगे। तो कहाँ से संभव है? इसी स्पेस में अब दरवाजा खटखटाते तो नजर आ रहे हैं नागमणि कुशवाहा जी। उन्होंने भी ताल ठोक दिया है कि मुस्लिम कोयरी भाई भाई, पसमंदा मुसलमानों का कितना प्रेम स्नेह रहा है कुर्मी समाज से, नागमणि से, ये आप अच्छे जानते हैं जी। जब उन्होंने पार्टी बनाई और जब उन्होंने सत्ता के खिलाफ संघर्ष शुरू किया है, तब उनके पिता की छवि उनमें नजर आने लगी है। आज बिहार में कोई भी कुर्मी कोयरी समाज का नेता अगर वो खड़ा होता है तो जगदेव बाबू का पैर पकड़ के खड़ा होता है, उनका घुटना अंगूठा पकड़ के खड़ा होता है। और अगर उसका सीधा देखा जाए तो क्यों उनके बेटे का स्पेस नहीं हो सकता है? सम्राट चौधरी आगे हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, तो नागमणि कुशवाहा क्यों नहीं हो सकते हैं? और इन 5-6 दलों के समक्ष महागठबंधन के 6-7 दल उधर भी वेटिंग में हैं। अब इस हिसाब से भाजपा क्या 15-20 सीट से ज्यादा दल पे लड़ पाएगी?
अगर बांटेगी तो नहीं लड़ पाएगी। तो अगर इनमें से किसी दल को ऑप्शन मिलता है तीसरे या बड़े गठबंधन में जाने का, निश्चित तौर पर ये पार्टियां तय भगदड़ मचाने से बढ़िया ना है कि अपने लिए बिहार के लिए अंतिम स्पेस बनाना, फिर देखा जाएगा 25 के चुनाव में क्या होता है। जी। और निश्चित तौर पर ये सब कुछ भाजपा क्यों कर रही है, क्योंकि भाजपा अभी नीतीश कुमार के प्यार को भूल नहीं पाई है। जी। इस तरीके से समझाया जा सकता है कि शादी तो हो रही है किसी से, बरमाल भी हो रहा है, लेकिन दूल्हे के मन में कुछ कोई और दुल्हन बसी हुई है, और वही भाजपा के साथ है, वही नीतीश कुमार के साथ है। ये दोनों, देखो ये कहा था ना कि इन दोनों का रिश्ता अप्राकृतिक लगता है, अननेचुरल लगता है। मैं बताता हूँ, इन दोनों का तलाक अननेचुरल लग रहा है, लिख के ले लीजिए मुझसे कहीं, और आप बाबा के साथ बैठ के विश्लेषण कीजिएगा कि नीतीश और भाजपा के बीच जो तलाक है ये अननेचुरल लग रहा है मुझे। इसमें कोई साठगांठ मुझे नजर आ रही है। तेजस्वी अभी क्यों जेल जा रहे हैं कि स्थिति उत्पन्न हो रही है, अभी क्यों राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई, अभी क्यों बिहार में दंगे हो रहे हैं, और अमित शाह को रैली करने की इजाजत कैसे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। और एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जितनी चर्चा है, उसमें जितने दल हैं और जो लोग वेटिंग में हैं उसको लेकर भी चर्चा है। भाजपा 35 से अधिक सीटों पर तैयारी कर रही है, और ऐसे में बचे हुए 6-7 दल कहां जाएंगे, इसको लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है।